सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के प्रथम पाद समाधिपाद के 5वें सूत्र पर विचार किया था। महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में वृत्तियों के प्रकार बताए। कल हमने वृत्तियों के 2 तरह से वर्गीकरण देखे थे। वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं, उसका विषय आगे आएगा। लेकिन वृत्तियाँ, पांचों वृत्तियाँ 2-2 प्रकार से भेदों वाली है, जिसे हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में समझा था। क्लिष्ट वृत्ति क्या है, अक्लिष्ट वृत्ति क्या है, इस विषय को हमने देखा था। जिस वृत्ति के मूल में क्लेश हो और जो वृत्ति हमें संसार में बांधती हो, वो वृत्ति क्या है, क्लिष्ट वृत्ति है, जिससे कर्माशय का प्रचय होता है। कर्माशय हमारा बनता है जिस वृत्ति के कारण, तो वो वृत्ति क्लिष्ट थी। और इससे विपरीत जो वृत्ति हमें मोक्ष की ओर ले जाती है या जो हमें हमारे गुणों के अधिकार को रोकती है, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के 3 जो गुण हैं उनके अधिकार जो है, जो जीवात्मा को मोक्ष की ओर बढ़ाते हैं, जब तक वो अपने कार्य में लगे रहते हैं उसको रोकती है। और फिर जो हमें बंधन में डालती है, हाँ, बंधन से मुक्त करती है, मोक्ष की ओर बढ़ाती है, वो वृत्ति कौन सी है, अक्लिष्ट वृत्ति। कल हमने ये समझा था। तो इस विषय में अगर कोई शंका हो तो हम 2 मिनट में शंका समाधान करते हैं। कुछ शंका है? समझ में आ गया आपको क्या है वृत्ति? क्लियर हो गया? वृत्ति के विषय में और थोड़ा स्पष्ट करें। वृत्ति जी, तो वृत्ति क्या है ये समझने के पहले थोड़ा सा हम एक बात समझ लेते हैं। वास्तव में हम जब योग दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं, जब महर्षि व्यास और महर्षि पतंजलि के स्तर पर जब हम विचार कर रहे हैं, तो हमें हमारे मन से ये निकाल देना कि हम मनुष्य शरीर की या इस स्तर की बात कर रहे हैं। हम आत्मा, मन, बुद्धि और उस स्तर पे चल रहे हैं। तो हम जब ये कहें कि हम वृत्तियों को देख रहे हैं, तब ये ना देखें कि ये शरीर क्या देख रहा है, आत्मा वृत्तियों को देख रहा है। देखो, सबसे पहली बात है हमको समझना होगा कि एक आत्मा है, हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। इस शरीर के अंदर मन और बुद्धि है और भी बहुत सारे साधन हैं। लेकिन यहाँ पर हम चित्त के अंदर जो उठने वाली वृत्तियाँ उनको देख रहे हैं। आत्मा क्या करता है, चित्त के अंदर देखता रहता। हमने उस दिन चर्चा की थी ना, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, यानी आत्मा केवल चित्त को देखता है। बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष, ऐसा कहा है ना। आत्मा केवल बुद्धि को देखता है, चित्त को देखता है। यानी चित्त में जो वृत्तियां उठ रही, जो विकार उठ रहे हैं, यानी चित्त एक प्रकार से उस रूप का बन रहा है, हम उसको देख रहे हैं। एक उदाहरण से समझें, ये मोबाइल है, हम इस मोबाइल को देखते हैं। जब हम इस मोबाइल को देख रहे हैं तो हम इस मोबाइल को नहीं देख रहे हैं, इस मोबाइल के जो रूप गुण हैं और जो इसके उन गुणों का जो इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन तक पहुंच रहा है, जो ज्ञान, इसका ज्ञान हम तक पहुंच रहा है, आत्मा तक। तो मन में जो ज्ञान पहुंच रहा है, वो उस मन में जो ज्ञान है उसको हम वृत्ति कह रहे हैं। फिर से समझिए कि जो हम बाहर देखते हैं या जो भी हम स्वप्न देखते हैं या जो भी याद करते हैं, उस समय वो दृश्य हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम मन में उसको देख रहे हैं। मन में वो रूप बन रहा है। उदाहरण के लिए अभी हम सोचे महर्षि दयानंद जी का चित्र देखिए मन में। महर्षि दयानंद जी का जो चित्र हमने अभी मन में देखा, वो एक प्रकार से वृत्ति के रूप में, मन के अंदर जो विचार उठते हैं, मन के अंदर जो तरंगे उठती हैं, मन के अंदर जो चित्र बनते हैं, वो चित्र रूप के रूप में हो सकते हैं, अथवा वीडियो दिख जाएगा हमें, या फिर किसी प्रकार का भी कोई शब्द सुनाई देगा अंदर ही मन में, जो याद होता है, स्मृति के रूप में होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। वो सारी वृत्तियाँ हैं। यानी कि आत्मा जो चित्त के अंदर देखता है, चित्त जो कार्य करता है, अर्थात चित्त जिस रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो वृत्तियाँ। अब परमेश्वर ने चित्त को ऐसा बनाया आचार्य जी कि हम जिस रूप को देख रहे हैं, जैसे मैं आपके शरीर को देख रहा हूँ, तो आपके शरीर का जो रूप गुण है, जो भी दृश्य, वो सारा मेरे मन में ऐसा का ऐसा बन रहा है। तो आत्मा उसको देख रहा है। वास्तव में आत्मा केवल उस चित्त की वृत्ति को देख रहा है, बाहर हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। ये तो परमेश्वर की एक व्यवस्था है कि आत्मा इस इंद्रियों से जुड़ा हुआ है और वो जो सारी चीजें आ रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए आचार्य सत्यजीत जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। हम टीवी देखते हैं, दूरदर्शन देखते हैं। दूरदर्शन यानी बाहर जो चीजें चल रही, कहीं पे भी समाचार चल रहे हैं, वो वहां से सीधे यहाँ आ रहे हैं, हम वहां नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमारे टीवी के स्क्रीन पर जो वहां घटनाएं घट रही, वो की वही घटनाएं हमको यहाँ दिखाई दे रही है। मैच चल रहा है, वो मैच लाइव हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वो मैच वास्तव में चल तो वहां रहा है, लेकिन उसके जो है रूप गुण आदि, जो शब्द गुण, वो सारी चीजें कहाँ आ रही है, हमारे टीवी के स्क्रीन पर हमको दिख रही है। ऐसे ही मन के अंदर हमको वो दिखाई देती है। अभी मैंने जो आपको उदाहरण दिया था महर्षि दयानंद जी का चित्र, अभी यहाँ कोई चित्र नहीं है, लेकिन आपने मन में महर्षि दयानंद जी का चित्र देख लिया। ये जो चित्र दिखा था, ये वृत्ति है।
अब ये वृत्ति कितने प्रकार की, जब ये क्लियर होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि वृत्ति क्या है। यानी कि हम अभी जो बाहर देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं ना, ये भी वृत्ति है। हर एक चीज वृत्ति है, ये पदार्थ वृत्ति नहीं है। 2 प्रकार की है। हाँ क्लिष्ट हाँ, क्लिष्ट अक्लिष्ट का विषय कल हुआ था, लेकिन जैसे आचार्य जी ने प्रश्न पूछा कि वृत्ति है क्या वास्तव में, ये क्लियर नहीं हो रहा। तो अब आपको समझ में आया कि वास्तव में जो पदार्थों के रूप रस गंध आदि जो भी गुण हमारे चित्त में जाते हैं, चित्त उस रूप को धारण कर लेता है। तो वो जो चित्त को हम देख रहे हैं वो वृत्ति है। कुल मिला के मन, आत्मा जो मन में देख रहा है वो सारी चीजें वृत्ति है। अभी हम प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं, हमने स्मृति भी की थी। ये इस वृत्ति के रूप आएंगे ना, 5 प्रकार की वृत्ति, तो उसमें एक स्मृति वृत्ति की। हाँ, वो आज हम देखेंगे उस विषय को। तो ये जो भी दिखाई देता हमको मन में, भले वो स्मृति के रूप में हो या प्रत्यक्ष के रूप में हो, या प्रत्यक्ष में भी कुछ गलत अविद्या रूप में भी दिखाई दे जाता है। यार हम बाहर देख रहे हैं, कहीं हमको रस्सी पड़ी दिखी और हमने उसको सांप समझ लिया, हमारे चित्त में वो सांप बन गया, तो वो भी एक वृत्ति है, उसको भी विपर्य वृत्ति कहा है आगे। तो ये सारी वृत्तियां हैं। तो इन वृत्तियों को अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वृत्ति क्या है। अब हम जब योग करते हैं तो इन वृत्तियों को रोकते हैं, अर्थात इन विचारों को रोकते हैं। मन के अंदर जो जो वृत्तियां बन रही, जो जो विचार बन रहे हैं, जो जो रस रूप गंध स्पर्श या जो भी अनुभव हमको हो रहे हैं, जो ज्ञान हमको हो रहा है, उसको हम रोकते हैं और हम अपने स्वरूप में आते हैं। अभी आत्मा, हमने पिछले सूत्र में देखा था ना, आत्मा किस रूप में रहता है? वृत्तियों के रूप में रहता है। अभी आत्मा वृत्तियों को ही समझ रहा है कि मैं क्या हूँ, वृत्ति हूँ। वृत्ति हूँ, अर्थात जो वृत्ति का जो ज्ञान हो रहा है वही ज्ञान आत्मा में हो रहा है। तो आत्मा उसी को देख रहा है, अभी स्वयं को नहीं देख रहा है, इन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहा है। इसलिए ये योग से विपरीत अवस्था है। योग में क्या होता है, इन वृत्तियों से जीवात्मा हट जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और अपने को जान लेता है। जो आया था ना सूत्र में, महर्षि व्यास जी ने कहा था, चिति शक्ति अपरिणामी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्ध अनंता। आत्मा उस रूप वाली, उस गुण वाली है कि वो तो अनंत है, नष्ट न होने वाली है। ये वृत्तियां तो क्षणिक हैं, तो वो ज्ञान होता है, तब योग की अवस्था होती है। तो वृत्तियों को रोकना योग है, ये हमने समझा। वृत्ति क्या होती है ये हमने समझा। कल हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति को भी समझा था। अब थोड़ा सा उसको और थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्लिष्ट, अब वृत्ति आपको जब थोड़ा क्लियर हुआ तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट किस रूप में उसको हम समझ लें। अब जो वृत्ति हमारे चित्त में दिख रही है, अगर वो अविद्या युक्त है, राग द्वेष युक्त है, तो वही वृत्ति क्लिष्ट है। अगर कोई वृत्ति विद्या युक्त है और राग द्वेष रहित है, क्लेशों से रहित है, तो वही वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति है। हाँ, जो बंधनों से हमको छुड़ाती वो अक्लिष्ट है और जो बंधनों में बांधती वो क्लिष्ट है। सामान्य स्तर पे हम इनको क्लिष्ट और अक्लिष्ट का भेद नहीं कर पाएंगे। जब हम इस अवस्था में आएंगे, एकाग्र अवस्था में आएंगे, विचार करेंगे, तब हम इन चीज़ों को समझेंगे। सामान्य रूप से तो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन का जो स्वाद जा रहा है वो भी एक वृत्ति बन रही है। उस वृत्ति को हम समझ ही नहीं पा रहे ये क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा स्वादिष्ट सात्विक भोजन हम कर रहे हैं। एक को तो जो है हलवा अच्छा लगता है, हाँ, एक को मांस अच्छा लगता है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसने उस वृत्ति में उस प्रकार का क्लिष्ट और अक्लिष्ट मांस माना। खाने वाले को अगर लड्डू बाबड़े कुछ भी आप बना दोगे तो वो क्या खिलाया? हाँ, वो उसको कहते हैं तो घास खाने वाले लोग। ये मांस खाने वाले को ये शुद्ध सात्विक चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी बुद्धि इस स्तर की बन गई वो है। जो है मांस खाने वाली वृत्ति, वो बांधने वाली वृत्ति है। वो बंधन में बांधने वाली, इसलिए उसको क्लिष्ट कह रहे हैं। लेकिन अभी हम जैसे हम सात्विक भोजन पे भी विचार करें, अगर हम सात्विक भोजन कर रहे हैं और उस भोजन के करते समय हमारे मन में कौन सी वृत्ति है, ये तो क्रिया हो रही है। आचार्य जी, आपने कल एक प्रश्न पूछा था, कर्म होता है कि नहीं वृत्ति में? कर्म भी हो रहा है, भोजन कर रहे हैं, लेकिन एक वृत्ति बन रही है अंदर, भोजन का स्वाद जा रहा है, भोजन कर रहे हैं, भोजन के संबंध में विचार चल रहे हैं, वो सारी वृत्तियां चल रही हैं। अब उसमें अगर हमारी वृत्ति अविद्या युक्त है, जैसे भोजन करते समय हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि यार इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतना सारा भोजन कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा भोजन कर पा रहा हूँ, अगर यही सब जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो विद्यायुक्त क्या होगा, तो ये तो अविद्या होगी। और अब विद्यायुक्त क्या होगा कि हम उससे क्या सोच रहे हैं कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे संसार से वैराग्य प्राप्त करना, मुझे महान कार्य करने हैं, राष्ट्र कार्य करना, इसलिए मैं अपने शरीर का पालन करने के लिए, शरीर का पोषण करने के लिए इस भोजन को कर रहा हूँ, तो वो हो गए विद्यायुक्त। अब वही भोजन करते समय हमारे इस मन में क्लिष्ट वृत्ति भी हो सकती है और अक्लिष्ट वृत्ति भी हो सकती है। तो ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट को हमने समझा। बहुत उत्तम। समय बताते हैं। 10 मिनट और क्लिष्ट मतलब खराब, अक्लिष्ट मतलब नहीं, क्लिष्ट का हमने कल विशेष अर्थ समझा था, जो दुख देने। वैसे क्लिष्ट का अर्थ होता है क्लेश,
अपनी भाषा में खराब कैसे? हाँ कह सकते हैं अपनी सरल सामान्य भाषा में कि जो गलत है हाँ उस रूप में समझे, और जो अच्छी है वो अक्लिष्ट है। अच्छा करो बुरा करो। लेकिन वहाँ पे हमको थोड़ा गंभीरता से सोचना होगा। अभी भोजन की बात की थी, मांस अक्लिष्ट वृत्ति में लिया था और सात्विक भोजन अक्लिष्ट में लिया था, लेकिन सात्विक भोजन में भी हमने क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो चीज देखी। ऐसे विचार जो गंदे तो ऐसे हाँ जो विचार हमको कुल मिला के जो विचार हमको संसार में बांधते हैं हाँ, पतन वो क्लिष्ट हैं, और जो हमको बंधन से मुक्त कराते हैं विद्या युक्त चीजें हैं वो सारे अक्लिष्ट हैं। यानी क्लेश अगर हम समझेंगे ना आगे आएगा ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष, इनसे जो युक्त विचार हैं हमारे। अभी मान लीजिए कि हमने कोई एक वृत्ति उठाई, किसी बालक को देखा, हमारा बालक है तो वो उसका चित्र हमको दिख रहा, वृत्ति बन रही प्रत्यक्ष वृत्ति। अब उस बालक में हमको राग है अगर, तो ये वृत्ति क्या हो गई? क्लिष्ट वृत्ति हो गई। उसी बालक को देखते समय अगर हम विद्या युक्त है कि ये मेरा बालक है, लेकिन इससे राग द्वेष करना ठीक नहीं है। ये एक आत्मा है जो कहीं से आया है, मैं भी एक आत्मा हूँ जो कहीं से आया हूँ, मुझे ईश्वर को पाना है, उसे भी ईश्वर को पाना है, इसलिए उसको मैं संस्कार दूंगा, इसलिए मैं उससे प्रेम करूँ। यहाँ तक हम सोचते हैं तो यही अक्लिष्ट रही। समझ में आ रहा है वृत्ति और वृत्ति, क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या है? तो ये बड़ा गंभीर विषय है। अभी हम सामान्य स्तर के लोग हैं, अभी हम जितने बैठे हम कोई योग में कोई विशेष गति करने वाले नहीं है, हम सामान्य स्तर के, इसलिए इसको गंभीरता से समझ नहीं पा रहे। भविष्य में हो सकता है कि हम जो विचार आज कर रहे हैं इसमें हमको संशोधन करना पड़े और भविष्य में और अच्छा क्लियर हम इसको समझ पाएँ। तो हम इसलिए हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, धीरे धीरे इसमें गति करेंगे तो और अच्छा हम समझ पाएंगे। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा हम पाठ देख लेते हैं, हमारा जो कल बचा हुआ था। हम 5वें सूत्र को देख रहे थे, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियाँ 5 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों से 2 प्रकार की है। वही वृत्तियाँ क्लिष्ट हो सकती है और वही वृत्तियाँ अक्लिष्ट हो सकती हैं। केवल हमारे क्लेश का भेद है, अगर क्लेश नहीं रहा तो वो अक्लिष्ट रहेगी। तो इसमें हमने कल देखा था कि जो हमारे क्लिष्ट वृत्तियों का प्रवाह चल रहा तो उसमें बीच में अक्लिष्ट वृत्ति आ सकती है। जैसे हम अपने जीवन में देखें, कभी हम बहुत अच्छा आचरण करते जी रहे हैं, बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं और बीच में कहीं पाप का विचार आ गया, तो एक अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में क्लिष्ट आ गई। और कहीं हम गलत काम में व्यस्त हैं, गलत कार्य किए जा रहे हैं, गलत विचार चल रहे हैं, हमारे वृत्तियाँ क्लिष्ट वृत्तियाँ चल रही, उस बीच में हमारे मन में शुद्ध भाव आ सकते हैं, विद्यायुक्त बातें आ सकती हैं, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। तो क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में अक्लिष्ट आ सकती है और अक्लिष्ट के बीच में क्लिष्ट भी आ सकती है, ऐसा कल हमने देखा था। कल हमने एक बात और विशेष देखी थी कि जो वृत्तियां हम उठाते हैं, जो हमारे चित्त में वृत्तियां उठती है, उसका एक संस्कार पड़ता है और उस संस्कार से फिर वृत्तियां उठती है भविष्य में। फिर मैंने कहा था वृत्ति और संस्कार का एक चक्र चलता है। एक बार हमने कोई गलत कार्य किया, उसका संस्कार पड़ा, उस गलत कार्य से फिर वो संस्कार हमको वृत्ति के रूप में उद्भूत होगा और फिर हम उस गलत काम को करेंगे। तो ये वृत्ति संस्कार का चक्र लगातार चलता रहता है। यही बात महर्षि व्यास जी यहाँ कह रहे हैं कि यथा जातीय का तथा जातीय का संस्कारा वृत्तिभिर क्रियन्ते। उसी प्रकार उसी जाति के संस्कार वो वृत्ति उत्पन्न करते, जिस प्रकार की वृत्ति है वैसे ही संस्कार पड़ते हैं। क्लिष्ट वृत्ति है तो क्लिष्ट संस्कार पड़ेंगे, अक्लिष्ट वृत्ति तो अक्लिष्ट संस्कार पड़ेंगे। यानी हम यज्ञ कर रहे हैं, पवित्र भाव है तो वो संस्कार पड़ेगा, भविष्य में फिर हमको वही अच्छा कर्म करने की प्रेरणा होगी। अगर हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उस क्लिष्ट वृत्ति का फिर संस्कार क्लिष्ट पड़ेगा और वही हमको प्रेरित करेगा गलत कार्य के लिए। तो ये संस्कार पड़ते हैं, फिर संस्कारों से वृत्ति होती है। इस प्रकार इति एव वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते। इस प्रकार ये वृत्ति संस्कार फिर उसके वृत्ति फिर संस्कार वृत्ति संस्कार का एक चक्र हमारे जीवन में चलता रहता है। फिर क्या हुआ, आगे कहा तदेव भूतम चित्तम अधिकारम। इसमें फिर एक लाइन छूट गई शायद। जब वृत्ति संस्कार का चक्र चलता है, आचार्य जी वो पुस्तक चेंज करना है इसमें कुछ। वृत्ति संस्कार का जब चक्र चलता रहता है तो जिस प्रकार की वृत्ति रहती वैसे ही संस्कार यहाँ पड़ते जाते हैं। अब जब हम क्लिष्ट वृत्तियों को उठा रहे हैं तो क्लिष्ट संस्कार हमको फिर वो अब एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होता है कि संस्कारों से वृत्ति बनती है लेकिन शुरुआत वृत्ति से होती है। कैसे होती है? जैसे हमने कोई नया दृश्य देखा, जीवन में कभी नहीं देखा, मान लो कहीं हम पहली बार कोई बाहर यात्रा करने के लिए गए और उस दृश्य को देखा। अब उस दृश्य की वृत्ति उस समय उठी थी लेकिन उसका संस्कार यहाँ पड़ गया। तो ये वृत्ति और संस्कार की जो बात है ये विशेष रूप से योग करने वाले के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य व्यक्तियों को तो वृत्ति और संस्कारों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
लेकिन जो योग में रत है, जिनका लक्ष्य ही मोक्ष है, वो इन संस्कारों पर विशेष ध्यान देता है। तो इसलिए वो अपने संस्कारों को शुद्ध करता है। योगी क्या करता है? संस्कारों को शुद्ध करता है। इसलिए एक बात और ध्यान देने की यहाँ पर है कि हम अपने संस्कारों को शुद्ध करें। कैसे करें? यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उससे वृत्ति तो बन रही है, उसके संस्कार भी पड़ रहे हैं। अगर हम कभी कभी बैठे बैठे उस अच्छे कर्म का अगर विचार करते हैं, आचार्य जी यज्ञ नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अभी बैठे हैं और हमने यज्ञ का विचार किया, पुण्य किसी अच्छे कर्म का विचार किया, तो उसकी वृत्ति वो वृत्ति उठी, स्मृति वृत्ति के रूप में उठी, उसका भी संस्कार पड़ेगा। अब ये संस्कार फिर हमको प्रेरित करेगा यज्ञ करना चाहिए। इसलिए योगी को क्या करना चाहिए कि वह बार बार अच्छे संस्कार डाले, अपने चित्त को संस्कारित करे अक्लिष्ट संस्कारों से। इसलिए हमको लगातार अपने जीवन में कहते ना अच्छे विचार रखें। क्यों कहा ये बात? इसलिए कहा क्योंकि उसके संस्कार पड़ते हैं। जब हम अच्छे विचार लाएंगे तो उस वृत्ति का फिर संस्कार पड़ेगा, समझ। और फिर जब जैसा विचार रहेगा वैसे वृत्ति बनती रहेगी और वैसे संस्कार हमारे पढ़ते रहेंगे। तो ये वृत्ति संस्कार को हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो समय आज हो गया है, इसलिए इस विषय को मैं कल और दूसरी पुस्तक को लेकर के हम करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।